नमस्कार। बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ है, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही आज के बाजार का पूरा एक्शन हमें बताएंगे हमारे सहयोगी अरमान नाहर। अविनाश जी, आपका करते हैं शो में स्वागत। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर सबसे पहले एक नजर दौड़ा लेते हैं। मंथली एक्सपायरी थी आज और इस दिन बाजार में हमने देखा भारी उतार चढ़ाव। निफ्टी 40 अंक टूटकर 16,800 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 188 अंकों की गिरावट के साथ 56,410 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 112 अंक गिरकर 37,647 के स्तर पर आज हुआ बंद। तो ये तो रहा आज के बाजार का हाल। आज लेकिन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, समझते हैं। अरमान नाहर हमारे साथ है। अरमान सर, बताइए आज कहां पर सबसे ज्यादा हलचल रही है बाजार में? देखिए, हमारे मार्केट में आज भी लगातार आपको गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि कुछ इंडाइसेस अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप या मिड कैप में, वहां पर आपको थोड़ा बहुत फ्लैटिश आपको कारोबार देखने के लिए मिला, पर ओवरऑल अगर आप इंडाइसेस देखेंगे, जो बड़े इंडाइसेस है, वहां पर आपको गिरावटें आती हुई दिखी। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो उस सूची में आपको एशियन पेंट्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। वहीं अगर गेनर्स की अगर सूची देखी जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे ONGC, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ITC और HDFC लाइफ जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको कुछ गेन आता हुआ दिखा। वहीं कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? सन फार्मा, क्योंकि अब जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है वहां पर आपको उसके चलते वो है बढ़त में आते हुए दिखे। वहीं सेंचुरी इनका जो हमारा नवरत्न SIP भी है, उसी के साथ साथ PVR भी फोकस में रहा। अगर टॉप लूजर्स अगर निफ्टी के अलावा अगर देखे जाएं तो वहां पर आपको वोडाफोन, PNG हाइजीन, ITI और इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और अगर गेनर्स की सूची देखी जाए निफ्टी के अलावा तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे मजगांव डॉग, राइट्स, बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आप जोमेटो की बात करेंगे, इन सब निफ्टी के अलावा भी आपको देखेंगे तो इनमें गेन्स आते हुए दिखे। ओवरऑल आज का मार्केट भी हमको थोड़ा पेन वाला ही आते हुए दिखा। लगातार की जो मंदी है वो आज भी कंटिन्यू रही। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, RBI पॉलिसी से पहले का दिन इम्पोर्टेंट, बाजार में आज हमने गिरावट देखी, वही मंथली एक्सपायरी भी रही। अब क्या एक्सपेक्ट करें अब इस इम्पोर्टेंट डे शुक्रवार को, और स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि कल 50 बेसिस पॉइंट हाइक तो मार्केट ने डिस्काउंट किया है, लेकिन आई थिंक 2-3 मुद्दों पे गवर्नर साहब क्या कहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला तो रुपया की जो कमजोरी हो गई है उसके ऊपर RBI का क्या रवैया रहेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए RBI क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और दूसरा, एक्सपोर्ट मार्केट में जिस प्रकार से अभी यूरोप से साइंस मिल रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को किस प्रकार का सपोर्ट पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरी बात मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकों को किस प्रकार से लिक्विडिटी का सप्लाई कंफर्टेबली बनाएगी RBI, ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 50 बेसिस पॉइंट का हाइक तो मोरलेस डिस्काउंटेड हो चुका है, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फाइनली जो गवर्नर साहब की जो कमेंट्री रहेगी वो अगर हॉकिश नहीं होकर थोड़ी सी न्यूट्रल होती है तो मार्केट्स को शायद ये बात पसंद आएगी। मेरे ख्याल से कल के सत्र में फिर आपको बैंकिंग, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस के कंपनीज में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं पे भी अगर हॉकिश टोन आता है और थोड़ा सा कॉशन ये एक्सरसाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली इस बात पे चिंता रहेगी। तो मेरे ख्याल से कल देखना पड़ेगा कि कमेंट्री क्या रहेगी, क्योंकि मोर और लेस 50 बेसिस पॉइंट हाइक मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है। ओके, तो बाजार पर रही राय, और लंबी अवधि के लिए किस स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी आपकी अविनाश जी? इनफैक्ट स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको एक लुब्रिकेंट कंपनी पसंद है जो बेसिकली एक क्रूड प्ले भी है। कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। अभी सबसे बड़ी बात स्वाति, इस कंपनी की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, बहुत ऑटोमोटिव एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम करता है। पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर्स डिक्लेयर किए थे, करीबन 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे 210 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहले तिमाही में इन्होंने ऑलरेडी 40% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 50 करोड़ है जून क्वार्टर में कंपेयर टू 30 क्वार्टर्स। और कमेंट्री मैनेजमेंट की काफी स्ट्रांग है। इनका मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी घट रहे हैं तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, ऑटोमोटिव सेक्टर से अच्छी डिमांड आ रही है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने EV फ्लूइड्स अभी लॉन्च किए हैं, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम्स में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम को कंट्रीब्यूट करेंगे।
हमारा मानना है कि इस साल दैट इज FY23 के लिए करीबन 50 रुपए की अर्निंग आएगी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। साल भर का नजरिया कोई रखता है तो मुझे लग रहा है कि 550 560 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा वैल्यू पिक है। ओके, तो वैल्यू पे गल्फ ऑयल लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गुरक्षकर की। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। मंचर से राजेश गादे हमारे साथ है। राजेश जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है? नाल्को के बारे में सवाल है मैम। 103 की खरीदी है, 1000 शेयर है हमारे पास। हेलो, कब तक होल्ड कर सकते हैं नाल्को? हाँ, होल्ड अभी 3-4 महीने हो गए लेते हुए, 1 साल तक रख सकते हैं। बेचना है या रखना है वही पूछना था, भारी नुकसान है उसमें। ओके, बिल्कुल भारी नुकसान है आपको और इनकी खरीद से तो काफी नीचे स्टॉक है नाल्को अभी। अविनाश जी, मेटल स्पेस में क्या आपको उम्मीदें नजर आ रही है खासतौर पर नाल्को में? स्वाति, शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेटल सेक्टर बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि जिस प्रकार की करेक्शन हम यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में देख रहे हैं, मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और कमजोर होने की पोजीशन अभी भी रखता है। हालांकि देखिए, नंबर से ज्यादा अभी ग्लोबली मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स में ऊपर नीचे वोलेटिलिटी रहेगी। मेरे ख्याल से इनको कोई भी अपसाइड यहाँ पे मिलता है तो सेल ऑन राइज का मामला है इसमें। हालांकि इनका नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये पैसा अगर ये कोई बैंकिंग स्टॉक में लगा दे, जैसे कि फेडरल बैंक है या मान लीजिए कोई बड़ी बैंक है जैसे ICICI बैंक है, तो वहां पे शायद इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन मेटल सेक्टर से फॉर द टाइम बिंग निकल जाए और सेल ऑन राइज का मामला है तो यहाँ पे स्विच करने की राय रहेगी। नाल्को से स्विच करने की राय आ रही है अविनाश गुरक्षकर की, और आपको अलग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी की राय दे रहे हैं अविनाश जी। जैसे ICICI बैंक वन ऑफ द शेयर्स है जिसमें वो आप कह रहे हैं कि आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। सूरत से नितिन वाले हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं उनका सवाल। नितिन जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम, मेरे पास 246 शेयर है RBL बैंक के, और मैंने जो लिया था 230 रुपए में लिया हुआ है, तो इसको भी होल्ड करना चाहिए कि और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैं तो होल्ड कर सकता हूँ, बट वही कि आगे क्या रहेगा। इनको भी लगभग 30,000 का नुकसान है। इनकी खरीद से भी काफी नीचे RBL बैंक फिलहाल है। क्या करें सर, RBL बैंक के प्रोस्पेक्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, और साल भर का नजरिया हो तो होल्ड करें ये? स्वाति, देखिए, RBL बैंक में हमको लग रहा है कि ज्यादातर जो नेगेटिविटी है इस बैंक को सराउंडिंग करने में वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है। हमको लग रहा है कि देखिए मार्केट्स ज्यादा ओवर पेसिमिस्टिक हो चुका है, क्योंकि इनका मानना है कि शायद एसेट क्वालिटी और भी खराब हो, और इसी कारण से शेयर में हमने भारी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक काफी ग्रोइंग बैंक है। इनकी एसेट क्वालिटी, इनका लोन बुक ग्रोथ अगर हम देखें तो डेफिनेटली ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से 108 109 में तो इनको बेचना नहीं चाहिए। अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो डेफिनेटली बाउंस बैक आएगा। और जिस प्रकार से अभी क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का ग्रोथ दिख रहा है 15-16%, और प्लस अगर कल और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं 50 बेसिस पॉइंट से, तो बैंकों के लिए डेफिनेटली ये अच्छा समय है और डेफिनेटली RBL बैंक को भी काफी फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताना इंपॉर्टेंट है, तो 12 to 15 मंथ्स की राय लेके यहाँ पे होल्ड करें। 12 to 15 मंथ के लिए RBL बैंक होल्ड करने की सलाह अविनाश गुरक्षकर की। अगले कॉलम मोतिहारी से प्रभु नारायण हमारे साथ है। प्रभु जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी जी नमस्कार जी, बिजनेस के सभी। नमस्कार जी, मेरा वो कैन फाइन होम्स का है, 563 में लिया था, 563 में। हाँ। तो बताएं कि इसका क्या पोजीशन आगे रहने वाला है, क्या करें? आपने कब तक के लिया था कैन फाइन होम्स? मैं लास्ट पिछले मंथ लिया था, पिछले महीने लिया था। जी जी। सारे नुकसान वाले दर्शक हमारे पास हैं, सबके स्टॉक्स में इस वक्त लॉस ही देखने को मिल रहा है अविनाश जी। फिलहाल 46,000 के नुकसान पर कैन फाइन होम्स में है ये, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, पहली बात तो स्वाति, कैन फाइन होम्स में ये जो गिरावट आई है ये कोई फंडामेंटल कारण से नहीं हुआ है। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, लोगों को ऐसा महसूस हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ी है और इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया।
कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट ने क्लियरिफाई किया है कि इनके फाइनेंशियल्स में और बैलेंस शीट में कोई फ्रॉड या कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। इनफैक्ट मैं बता दूं, हाउसिंग फाइनेंस में ये काफी प्रॉफिटेबल एंटिटी है। इनफैक्ट कैनरा बैंक की सब्सिडरी है और हमारा तो मानना है कि अगर कोई निवेशक इवन इस लेवल पे अगर खरीदता है तो अच्छे खासे अपसाइड के लिए ये जगह स्टॉक में पोटेंशियल है। हालांकि यहाँ पे 6 to 12 मंथ्स थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हमको लग रहा है कि अच्छा समय शुरू हो चुका है। इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी ली है और थोड़ी ऊपरी लेवल पे ली है, तो मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि अगर हो सके तो 470 475 में थोड़ा एवरेज करिए और साल भर का नजरिया रखें। यहाँ पे करीबन 600 600 सवा 600 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ओके, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। कैनफिन होम्स में नुकसान जरूर है, लेकिन साल भर का नजरिया जरूर रखने की सलाह आपको हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ है लखनपुर से अभिजीत जायसवाल। अभिजीत जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 1000 शेयर हैं और मेरी बाइंग है 1410 रुपए की और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया हूँ 20 to 30 इयर्स के लिए। मीन्स मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। ये मैम मैं एवरेज करके 1 ईयर में एवरेज करके मैंने लिया है, तो ये टोटल एवरेज 1410 रुपए का आया है मेरा। और आप कह रहे हैं कि आपको लगभग 20-25 साल के लिए रखना है हैप्पीएस्ट माइंड्स? यस मैम, 29 इयर्स मेरा एज है मैम। हैप्पीएस्ट माइंड पहले तो अविनाश जी इनकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पिक है। दूसरा, आप इनका नुकसान देखिए, 4 लाख का नुकसान इन्हें है, पर क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी है, ये लंबी अवधि के लिए हैप्पीएस्ट माइंड्स रखना चाहते हैं। क्या राय देंगे आप इन्हें अभी? देखिए, मुझे लग रहा है स्वाति, ये कंपनी काफी स्ट्रांग है, डिजिटल कंपनी है और अशोक सूटा साहब जिन्होंने माइंडट्री को प्रमोट किया था, वही इस कंपनी के प्रमोटर है। मैं समझता हूँ कि देखिए, इस कंपनी में काफी बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है। बिजनेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार का एनवायरनमेंट यूएस में, यूरोप में दिख रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ थोड़ा सा इफेक्ट हो सके, मार्जिन थोड़े दबाव में आ सकते हैं। और ये कंपनी सबसे बड़ी बात डिजिटल मार्केट का एक क्लियर रिप्रेजेंटेटिव है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 20 साल नहीं बट कम से कम 2-3 साल का है, तो डेफिनेटली जब बाउंस बैक आएगा तब अच्छी कमाई होगी। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 1400 का इनका कॉस्ट प्राइस है, अभी मार्केट प्राइस करीबन 990 है। तो इनको अगर सही मायने में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनाना है तो थोड़ा सा एवरेज करके कम से कम 2-2.5 साल का एक व्यू लेके इसमें होल्ड करिए। इसमें जरूर पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि सभी को पता है कि आईटी सेक्टर बेसिकली यूएस और यूरोप का जो इकोनॉमी के रिसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आपको शायद शॉर्ट टर्म में देख सकता है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैप्पीएस्ट माइंड्स के अच्छे हैं, बने रहिए, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट की। पंजाब खन्ना से अनिल कुमार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। अनिल जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम, मेरे पास 150 शेयर इन्फोसिस के हैं मैडम, 1550 के, तो मैं 5 से 10 साल के लिए मैडम ले रखा हूँ, तो थोड़ा बताएंगे। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 50 मेरे पास। एक और आईटी स्टॉक पर सवाल, ओके। हाँ। और एक और आईटी स्टॉक पर सवाल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अविनाश जी। और अगेन लंबी अवधि का नजरिया इनका भी है, इन्फोसिस, क्या करेंगे? इनको भी नुकसान है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस और अभी जो करंट प्राइस है इसमें ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि इन्फोसिस में भी जो डिजिटल का कंट्रीब्यूशन है, क्लाउड का कंट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारा मानना है कि देखिए, अभी भी कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि यूएस और यूरोप से इनका काफ़ी बिजनेस आता है, और जिस प्रकार से अभी इकोनॉमी की हालत वहाँ पे हुई है, हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर तक यहाँ पे कोई ग्रोथ आए, ऐसा लग नहीं रहा है। यूरोप में अगर तकलीफें और बढ़ती है तो दिक्कतें डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है, अगर आप 1.5-2 साल टाइम फ्रेम यहाँ पे बिता सकते हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहे, कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि इस प्राइस पे मुझे नहीं लग रहा है आपको बेचना चाहिए। ओके, तो इन्फोसिस संयम रखें, बने रहें, ये राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं आपको। चलिए, अब कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और अनुमान यही है कि एक बार फिर से आरबीआई दरें बढ़ाएगा। लेकिन क्या रहती है
आरबीआई गवर्नर की कमेंट्रीज पर एक खास विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। सुबह 9:45 से लगातार मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज आप जरूर देखिए। हमारे साथ जुड़ेंगे बेहद ही खास एक्सपर्ट्स, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के अजय बग्गा, ओएस्टर कैपिटल के अतुल जोशी, मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के महेंद्र कुमार जाजू और निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी कल सुबह 9:45 से लगातार सिर्फ जी बिजनेस पर। नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है और दोनों ही मैंने डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक चुने हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से उठापटक है, वॉलेटिलिटी है। एसजीएक्स निफ्टी भी अभी 100 पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके लिए मैंने डिफेंसिव स्टॉक्स चुने हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है एफएमसीजी का डाबर के अंदर 575 वाला कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 12 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के टारगेट डाबर के 575 के कॉल के अंदर बन सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर का बायोकॉन है। बायोकॉन का 285 वाला कॉल 12.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में टारगेट बनेगा 18 रुपए से 20 रुपए तक का। ये 2 स्ट्रेटेजी कल के लिए। ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए सुमित करेंगे, आपका बहुत धन्यवाद। और अब आइए अविनाश जी का रुख करते हैं। अविनाश जी बताइए, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? इनफैक्ट स्वाति, मैंने कल के लिए और हफ्ते भर के लिए एसबीआई चुना है। हालांकि कल पॉलिसी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 521 में स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 509 रुपए का रखना है और जो नियर टर्म का टारगेट प्राइस है वो 535-540 का है। मुझे लग रहा है कि कल अगर पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट हाइक आती है और कोई हॉकिश कमेंट्री नहीं आती तो कल ही आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन 8 से 10 दिन का भी अगर कोई नजरिया लेता है तो मुझे लग रहा है कि 535-545 का एक रेंज टारगेट प्राइस जरूर हासिल करेगा। तो डेफिनेटली इसमें बने रहे। फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड यहाँ से काफी लिमिटेड है और कैप्ड है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक अगले 8 से 10 दिन के लिए। 8 से 10 दिन के लिए एसबीआई में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।